बहुत अजीब हो रहा है इस घर में। मुझे बहुत डर लग रहा है पवन। मैंने खुद संजू के लिए चॉकलेट केक बनाया था, ना जाने कहां से उस पर खून आ गया और कीड़े चलने लगे। सबसे अजीब बात तो ये है, संजू मना करने पर भी उसे खाए जा रही है। अरे यार, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना हाइपर क्यों हो जाती हो? बच्ची है, उसे केक पसंद होगा इसलिए खा रही है, और जरूर कोई कीड़ा ओवन में रहा होगा, उसी का खून लग गया है। पवन की बात सुनकर पूर्ति थोड़ी शांत हो गई थी। रात के 9 बजे का समय था। पूर्ति संजू को उसके कमरे में छोड़कर खाना बना रही थी। तभी पूर्ति को गार्डन से झूले के हिलने की आवाज आने लगती है। संजू बेबी, इतनी रात को आप गार्डन में क्या कर रही हो? चलो अंदर आओ। पूर्ति ने खिड़की से देखा कि संजू झूले पर बैठी हुई कुछ खा रही है। पूर्ति संजू के पास पहुंचकर देखती है कि उसके हाथ में मांस का टुकड़ा है, जिसे वो चॉकलेट की तरह आराम से झूलते हुए खा रही थी। उसके मुंह, हाथ और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। संजू, ये क्या खा रही हो? छी, ये कहां से मिला तुम्हें? पूर्ति के इतना कहते ही संजू ने उंगली से इशारा किया। संजू की बताई हुई दिशा में मुड़कर देखते ही पूर्ति के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। वहां पर एक छोटा सा पिल्ला खून से लथपथ पड़ा हुआ था, जिसके टुकड़े जमीन पर फैले हुए थे। ये देखकर पूर्ति की सांस उखड़ने लगी। उसने तेजी से संजू का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए उसे घर के अंदर ले आई। संजू के कमरे में पहुंचने पर पूर्ति ने देखा कि संजू तो अपने कमरे में बैठी कलर कर रही है। एक पल को तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी आंखों के सामने हुबहू 2 संजू खड़ी थी। पूर्ति ने झटके से संजू का हाथ छोड़ा और अपने कदम पीछे हटाने लगी, इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकल पाती। कमरे का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। दोनों संजू उसके ठीक सामने खड़ी हुई थी और गुस्से से उसे घूर रही थी। संजू बेटा, आप कहाँ आओ? संजू बेटा, मम्मा के पास आओ। संजू। पूर्ति संजू को पुकार रही होती है कि तभी बाहर से पवन की आवाज सुनाई देती है। पूर्ति, संजू, कहाँ हो दोनों? पूर्ति। पवन की आवाज आते ही संजू के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया था। पूर्ति दौड़कर कमरे से बाहर निकलती है और पवन का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। पूर्ति, होश में आओ, क्या हुआ? संजू कहाँ है? पूर्ति घबराते हुए उंगली से संजू के कमरे की ओर इशारा करती है। पवन अंदर जाकर देखता है कि संजू कमरे में ड्राइंग कर रही है। क्या हो गया है तुम्हें? वो तो आराम से ड्राइंग कर रही है। पूर्ति पवन को सारी बात बताती है, लेकिन पवन उसकी बात का विश्वास नहीं करता। ये सब उन पंडित जी का किया धरा है। उन्होंने ही तुम्हारे दिमाग में वहम डाल दिया है। और पूर्ति, वहम का कोई इलाज नहीं होता है। ये सब वहम नहीं है पवन, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस घर में कुछ है, मैं महसूस कर सकती हूँ। हर पल कोई साया मेरे साथ साथ चलता है। मैं जितना भी इस बात को झुठलाऊं, मेरा यकीन और पक्का होता जा रहा है। मेरा यकीन करो, हमारी बच्ची खतरे में है। उसने पहले ही बहुत कुछ झेला है, अब हम इसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ, खाना लगाओ, मैं संजू को लेकर आता हूँ। जल्दी ही कोई और घर देखकर उसमें शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। पूर्ति जाकर खाना लगाने लगती है। पवन कमरे में संजू को लेने जाता है। संजू को गोद में उठाते हुए पवन की नजर उसकी ड्राइंग बुक पर पड़ती है। संजू ने जो ड्राइंग बनाई थी उसे देखकर पवन के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। संजू ने झूला झूलते हुए एक भयानक राक्षस की तस्वीर बनाई थी, जो अपने हाथों से मांस खा रहा था। पवन संजू को सीने से चिपकाकर दौड़ते हुए पूर्ति के पास जाता है। पूर्ति, ये देखो, शायद तुम सही थी, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता कि ये सब क्या है, लेकिन कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ। 3 साल की बच्ची ऐसी ड्राइंग क्यों और कैसे बनाएगी? मेड रेखा को फोन लगाओ, वो तो शायद पिछले कई सालों से यहाँ काम करती थी ना, उसे जरूर पता होगा ये सब क्या है। रेखा तो बस एक ही दिन काम पर आई, उसके बाद मुझे उसका कुछ पता नहीं है। क्या रेखा काम पर नहीं आ रही है? हाँ, मुझे लगा उसके परिवार में कुछ इमरजेंसी होगी। फोन लगाओ उसे। पूर्ति मेड रेखा को कॉल करती है, लेकिन उसके फोन की रिंग उन्हें अपने घर से ही सुनाई देने लगती है। पवन, रेखा के फोन की रिंग तो अपने ही घर से सुनाई दे रही है। 2 दिन से वो छुट्टी पर है, तो क्या 2 दिन से उसका फोन हमारे घर में छूटा हुआ है? रिंग की आवाज का पीछा करते हुए वे स्टोर रूम तक पहुंच जाते हैं। स्टोर रूम का दरवाजा खोलते ही एक गंदी बदबू का भपका उनके दिमाग को झकझोर देता है।